चलिए अब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज इज द फर्स्ट पॉइंट जब कोई ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि कंपनी ने ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की अकाउंटिंग कैसे की। व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी को अगर मैं इस टेंडर के अलग जाकर के आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, किसी भी काम करने के तरीके जो आपने बना रखे हैं उसको हम पॉलिसी कहते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा आप कब पढ़ते, तो मैं रात में पढ़ता हूं, दिन में सोता हूं, दिस इज पॉलिसी। कोई कहता है कि मैं सुबह पढ़ता हूं क्योंकि मैं दिन में नहीं पढ़ सकता, वो पॉलिसी है। अलग अलग टाइम सबने अपनी चीजें बना रखी हैं। देयर आर सेवरल ऑल्टरनेटिव्स, जहां से एक ऑल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट किया एंड दैट सेलेक्टेड ऑल्टरनेटिव इज टेक्निकली कॉल्ड पॉलिसी। तो जब हम पॉलिसी बनाते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के लिए, तो हमें पॉलिसी को राइट डाउन करना पड़ता है। बट स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप किसी चीज की पॉलिसी बनाएंगे तो दैट पॉलिसी शुड बी इन लाइन विद द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब फॉर द ट्रांजैक्शन, फॉर द ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम्स। क्योंकि जब कोई स्टैंडर्ड बनता है तो डिटेल डेलिब्रेशन के बाद बनता है, उसके ऊपर बड़े सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे जवाब होते हैं, बहुत सारे लोग अपने व्यू पॉइंट्स भी वहां पे जाके रखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? कई बार लोग अपोज भी करते हैं, इवन दो द रूल्स आर मेड, बट देयर आर मेंबर्स हु आर नॉट असेंटिंग द रूल्स दैट आर फ्रेम्ड इन द बोर्ड, और कहीं भी जो भी रूल फ्रेम होता है उसको एसेंट नहीं देते। कई बार इस काउंटिंग स्टैंडर्ड में बोर्ड मीटिंग हो रही थी, कई लोग अपने प्रोटेस्ट दर्ज करवाते हैं कि जो चीज आप कर रहे हैं या करने वाले हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? तो डिटेल डेलिब्रेशन के बाद जो चीज बनी है वो सिर्फ आपके इंडिविजुअल असेसमेंट से बेटर होगी। इसलिए स्टैंडर्ड कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी इन लाइन विद स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन रिलेशन टू रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये स्टैंडर्ड यही बताएगा कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते समय या सिलेक्ट करते समय बहुत ही सावधानी बरतेंगे। क्या है? आप जानते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज आर प्रिंसिपल बेसिस कन्वेंशंस, रूल, कस्टम एंड प्रैक्टिसेज फॉलोड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि हर चीज के ऊपर प्रिंसिपल बनना तो बेहद मुश्किल है। अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन है, कोई भी आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या लोकल स्टैंडर्ड्स किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी भी प्रेस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। लाइक क्रिप्टो करेंसीज और बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। आजकल एक और भी चीज देखेंगे आप, सोशल मीडिया पे फ्लायर्स फ्लोट कर रहे होते हैं एंड सम फ्लायर्स आर वेरी अट्रैक्टिव। फ्लायर्स नहीं आते रहते, किसी ने फ्लायर्स लगाया वो सर्कुलेट हो रहा है, किसी ने कोई पोस्ट डाला वो सर्कुलेट हो रहा है। ऑल दीज आर इंटेंजिबल्स जिसका फ्यूचर में बेनिफिट होगा, बट उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? क्या कोई स्टैंडर्ड्स अभी प्रेस्क्राइब्ड है? देयर इज ए स्टैंडर्ड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, बट फ्लायर्स पे किसी का कंट्रोल नहीं है। पता लगा आपने कोई ओरिजिनल चीज डाली, किसी ने उसको कार्व कर दिया, किसी ने एडीआई से मॉडिफाई कर दिया, किसी ने शरीर आपका लगा दिया, चेहरा किसी और का लगा दिया। देर इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करते हो, फ्लायर्स नहीं समझते आप। जैसे कोई क्या बनाते, क्रिएटिव समझते, जो पोस्ट डालते हैं लोग, जैसे मैं कोई पोस्ट डालता हूं उस पर क्रिएटिव बने रहते हैं, उसी को टेक्निकली हम फ्लायर्स बना करके भी ग्रुप्स में फ्लोट कर देते हैं। तब कोई क्रिएटिव बड़ा अट्रैक्टिव होता है। अच्छा उसको भी छोड़ो, कार्टून तो समझते हैं आप, वो समझते हैं आप। अब वो कार्टून भी कई बार इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि वो भी वैल्यू क्रिएट कर डालता है। सवाल है क्या उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास जहां पे स्टैंडर्ड है वहां पे स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, जहां पे स्टैंडर्ड नहीं है वहां पे हम पॉलिसी कैसे फॉलो करेंगे उसके ऊपर भी स्टैंडर्ड में गाइडलाइंस दे रखे हैं। अब देखिए, जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे और स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके ऊपर है तो आप वही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे जो उसके ऊपर बना हुआ है। अगर कोई स्टेटेड स्टैंडर्ड नहीं है तो अकाउंटिंग पॉलिसी आप डेवलप करेंगे बेस्ड ऑन जजमेंट एंड असेसमेंट। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट रिक्वायर्स फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या क्या? इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट एंड रिलायबल। और अगली बात है कि पॉलिसी जो डेवलप करेंगे वो आप कुछ बेसिस को ध्यान में रख के करेंगे। अगर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन सिमिलर ट्रांजैक्शन और इवेंट के लिए कोई अलग से स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड है तो आप वो वाला स्टैंडर्ड फॉलो कर लेंगे। मतलब सिमिलर ट्रांजैक्शन इवेंट्स वहां पे अगर मैच कर जाते हैं तो वो वाला फॉलो कर सकते हैं आप। बोलिए हाँ या ना। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, क्या है?
कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो क्या फॉलो करें, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। वो भी नहीं है तो क्या फॉलो करें, आईएसबी के प्रोनाउंसमेंट। वो भी नहीं है तो दुनिया में कोई भी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जिसका फ्रेमवर्क आईएफआरएस से मैच करता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप इंडस्ट्री के एक्सेप्टेड प्रैक्टिस को फॉलो करें। अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी अप्लाई करें आप कंसिस्टेंटली फॉलो करें, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज करना फिर रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट से अप्लाई हो जाता है। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो करेंगे उसको आप चेंज नहीं करेंगे। दो सिचुएशन में चेंज अलाउड है, अगर स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया तो, या फिर चेंज की वजह से इंफॉर्मेशन ज्यादा रिलेवेंट और रिलायबल हो। कुछ चीजें अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं मानी जाती। मटेरियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, कौन से, मटेरियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। अगर इमटेरियल पहले था अब मटेरियल हो गया तो उसके ऊपर पॉलिसी बनेगी, वो चेंज नहीं माना जाएगा। ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट नॉट मटेरियल अर्लियर बट नाउ मटेरियल, पहले अर्लियर नहीं था लेकिन अब मटेरियल है तो हो गया। न्यू ट्रांजेक्शन इवेंट, पहले वो ट्रांजेक्शन था ही नहीं, पहली बार हुआ है। या ट्रांजेक्शन और इवेंट जो सब्सटेंस में दूसरे से अलग है, दिख एक जैसा रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप लैंड बिल्डिंग के लिए लगा रहे रिवैल्यूएशन मॉडल, लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए आपने लगा दिया कॉस्ट मॉडल। तो फैक्ट्री बिल्डिंग इज इन सब्सटेंस डिफरेंट फ्रॉम ऑफिस बिल्डिंग, इसलिए वहां पे अगर आपने रिवैल्यूएशन मॉडल लगा दिया तो दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग। सॉरी, कॉस्ट मॉडल लगा दिया तो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज को कैसे अप्लाई करेंगे। आप अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से किया, उसमें ट्रांजिशनल प्रोविजन है तो स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए, अगर नहीं है या वॉलंटरी चेंज किया तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली फॉलो करेंगे। अगर रेट्रोस्पेक्टिव आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपके पास में उसका डेटा चाहिए, डेटा आर्बिट्रेरी ना हो। अगर आप नहीं कर पाते रेट्रोस्पेक्टिव तो जिस डेट से कर पाते उस डेट से करिए, अगर कुछ नहीं कर पाते तो फिर प्रोस्पेक्टिव करिए। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद हम आ गए थे, अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करेंगे तो आपको फिर बैक डेट से करना पड़ेगा और इस केस में 3 बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता अगर आप डेटा वेरीफाई मैथमेटिकली ना कर सकें तो। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का मतलब है मॉनेटरी आइटम सब्जेक्ट टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। वो सारे मॉनेटरी आइटम्स हैं, मॉनेटरी आइटम्स जो सब्जेक्ट टू क्या है, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी से जो भरा हुआ है उसको टेक्निकली हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां पे हमारे पास में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, जैसे हमारे पास में है बैड डेट्स का कैलकुलेशन करना, वारंटी की वैल्यूएशन करना, हाँ या ना, और भी कई फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटीज, ये सब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के पार्ट हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आप हर साल के एंड में चेक करते हैं, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन चेंज होगी तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी क्या हो जाएगा, चेंज। अगर कोई भी चेंज होगा तो उसका प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मानेंगे और प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इंपैक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का उसको आप डिस्क्लोज करेंगे। अगर करंट पीरियड में पड़ेगा तो करंट पीरियड में, और फ्यूचर में पड़ेगा तो फ्यूचर में भी। एरर्स, एरर्स का मतलब होता है कि आपने गलती कर दी। कैसे गलती की, एरर्स आर ओमिशन और मिसस्टेटमेंट दैट अराइज इन वन और मोर पीरियड ड्यू टू फेलियर टू यूज और मिसयूज रिलायबल इंफॉर्मेशन that was available when financial statement approved for issue or can be reasonably expected to have been obtained। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए यस और नो। टाइप्स ऑफ एरर, एरर्स बड़े सारे टाइप्स के होते हैं। मैथमेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, मिस्टेक्स इन अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, ओमिशन और फ्रॉड्स। मैंने आपको बताया था कि गलत तरीके से पॉलिसी को अप्लाई कर देना एरर्स है। ये नहीं बोलेंगे मेरे को समझ नहीं आए, नहीं समझ आए तो किस बात के पढ़े लिखे, आप पढ़ लिख क्यों रहे, क्योंकि आपको समझ आए। अगर आपने गलत पॉलिसी अप्लाई कर दी है तो उसको एरर्स माना जाएगा और एरर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज इंटरप्रिटेशन फॉल्ट, नहीं, आपको पॉलिसी समझनी पड़ेगी। नहीं समझते तो समझिए। मेरी बात समझ में आ रही। हर सारी दुनिया के अंदर बड़े सारे डिसिप्लिनरी एक्शन के कानून बन रहे हैं,
क्योंकि लोग समझ के भी नहीं समझना चाहते प्रैक्टिस में। बात समझ में आई? अब क्लाइंट ने कह दिया इस चीज को ऐसे कर देते, अब हमें लग रहा है ठीक है कर देते, कर दो। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो जाती। आपने एक गलत चीजें प्रूव कर दी, उसकी वजह से कितनी गलतियां हो सकती हैं, उसका एक ट्रेल देखिए। एक कंपनी है जिसको लोन चाहिए और उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने साइन कर दिए, 4 फिगर उसमें ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें खुद ही डाउट था, फिर भी हमने फाइनेंशियल अप्रूव कर दिया। 4 ऐसे फिगर्स हैं जो किसी स्टैंडर्ड से कंसिस्टेंट नहीं है, या स्टैंडर्ड का रॉन्ग एप्लीकेशन हुआ है, और बिना एरर के डिटेक्शन का हमने फाइनेंशियल साइन कर दिया। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक के पास पहुंच गया, बैंक ने उस फाइनेंशियल के बेसिस पे लोन सैंक्शन कर दिया। 6 महीने के बाद लोन बाउंस करना शुरू हुआ। जब बैंक ने रिकवरी के पोजीशन स्टार्ट की तो पता लगा कंपनी के पास तो ये सारे एसेट्स थे ही नहीं। अब कंपनी, बैंक कहां जाएगा? कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर केस होगा, कोर्ट के अंदर केस होगा तो आपसे पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा तो आप अपने प्रोटेक्शन में 4 बहाने बना देंगे कि हमें ऐसा लगा था कि यही ट्रीटमेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही? अब कोर्ट ये पूछेगा कि कहां पे लिखा हुआ है ये बताओ। कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि वो अपने विवेक पे कोई जवाब दे सकता है। मूवी आई थी एक, जॉली एलएलबी, आपने देखी होगी। वो कहता है मैं क्या सोचता हूं और मैं क्या समझता हूं, वो उससे कुछ तो होता नहीं। मुझे तो पहले दिन पता होता है कि कौन गिल्टी है, बट मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं अपने आप तो डिसीजन दे ही नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही? तो अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में बोलेगा लगाओ कौन सा स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है लेके आओ। अब स्टैंडर्ड अगर इनकम्प्लीट रहेगा, वो मानेगा ही नहीं एरर्स है, तो आप वहां बच जाएंगे। बट यहां पे इन्होंने कह दिया एरर्स है तो आप फंस जाएंगे। मेरी बात समझ आई? वो कहेंगे आपकी जिम्मेदारी थी इसके कंप्लाइंस की, आप ये जानते थे एरर है तब भी आपने ऐसा किया, इसलिए कन्विक्ट आपको किया जाएगा। आप भी जाएं मैनेजमेंट के साथ जेल में हवा खाएं। बात समझ में आई? तो किसी भी चीज को अकाउंट फॉर करते समय आप ऑब्लिगेशन लेते हैं, इसलिए ऑब्लिगेशन लेते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। करेक्शन ऑफ एरर्स। एरर के करेक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं? एरर इन करेंट पीरियड करेक्टेड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड, इसको पोटेंशियल एरर बोलते हैं। एक्चुअल में एरर है ही नहीं, गलती होने से पहले अगर हम संभल गए तो उसको गलती नहीं कहते। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो गया पिछले ईयर का है तो चूंकि कंपैरेटिव प्रेजेंट होता है इसलिए कंपैरेटिव के साथ क्या हो जाएगा? एडजस्ट। और अगर एरर प्रायर पीरियड करेक्शन इन करेंट ईयर है तो फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट क्या करनी होगी? प्रिपेयर। इज इट क्लियर टू ऑल? यस और नो? उसके बाद में हमारे पास में मैंने एरर्स के आपको पॉइंट बताए थे और उसका कैलकुलेशन करके दिखाया था। जब आप डिस्क्लोजर देंगे तो नेचर ऑफ एरर, अमाउंट ऑफ इफेक्ट, और अगर रिट्रोस्पेक्टिव रिस्टेटमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर बैकडेट से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको डेटा चाहिए, अगर डेटा नहीं होगा तो आप उसका रीजन क्या कर देंगे? एक्सप्लेन। बात समझ में आई? तो ये एरर्स के शॉर्ट रिवीजन है। आप इतनी चीज भी ध्यान में रखेंगे तो स्टैंडर्ड पे हमेशा पकड़ बना रहेगा। और मैं एक और भी चीज आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें डली रहेंगी, तो अगर आपको कभी भी नींद आती है या कुछ भी आता है, इसको चला के छोड़ दो, अपने आप ये बोलता रहेगा, मतलब मैं बोलता रहूंगा उस पर, तब भी आपकी काफी चीजें रिवाइज होती रहेंगी। क्योंकि टेक्निकली 100 में से 99 इंसान लीजी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप साइंटिफिक रिसर्च पढ़ेंगे तो साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि इंसान के दिमाग में एक कोने में आज भी रेप्टाइलियन का ब्रेन है। मतलब आपके जो दिमाग के अंदर नसें हैं उसमें से एक कोने का नस अभी भी रेप्टाइलियन वाला है। रेप्टाइलियन मतलब उसको कहते हैं जो जीव रेंगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और जो जीव रेंगता है टेक्निकली उसमें जो, आप किसी को नहीं कहते अजगर की तरह बैठा रहता है, नहीं कह देते किसी को, मतलब जो सुस्त है, लेजी है। तो रेप्टालियन ब्रेन आपके अंदर भी है और वो चीज हमेशा यही बोलता है छोड़ो कौन करेगा काम, और ये सबके दिमाग पे हावी होता है ना। सुस्ती उसी की वजह से आती है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, आप भी पढ़ सकते। तो ऐसे केस में कौन पढ़ेगा दोबारा रजिस्टर, ये आपके काम आ जाएगा, ये बोलता रहेगा, आप सुनते रहे। नहीं, मैंने पढ़ा है ना बहुत पहले, इंटरेस्ट की बात नहीं है। आप यूट्यूब पे ये रील वगैरह देखते रहते हैं, मैं रील विल नहीं देखता कभी। मुझे कुछ भी देखना होता तो मैं यही काम की बातें सर्च करता हूं। सब कुछ बना तो वहीं से है ना दोस्त, एंशियंट लैंग्वेज तो वही है ना। ये क्या कर दिया इन्होंने?
चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, और यहां पे मेनली मैं आपको स्कैनर वाले जो पास्ट में क्वेश्चन पूछे हैं उसका थोड़ा बेसिस बता देता हूं। यहां पे कह रहा था PQR लिमिटेड एक्वायर्ड ए बिल्डिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस एंड प्रेजेंट द सेम एज PP ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 इट रीएलोकेट द ऑफिस टू न्यू बिल्डिंग एंड लीज द सेड बिल्डिंग टू थर्ड पार्टी। मतलब आपने यहां पे पहले काम कर रहे थे, अब आपने किराए पे लगा दिया। तो जब आप काम कर रहे थे तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जब किराए पे लगा देंगे तो क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो कह रहा है क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? नहीं, यहां पे इंटेंशन टू यूज है, इंटेंशन टू यूज बदला है। क्या बदला है? इंटेंशन टू यूज। ये कोई पॉलिसी में चेंज नहीं आया, इसलिए इसको हम अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, ऑरेंज लिमिटेड इज गोइंग Orange Limited is going to prepare annual financial statement for 31 March 2022. In the process is discover the provision for constructive obligation for payment of bonus to selected employee in the corporate office material in amount, which was required to be recognized in the annual financial statement for the year 31 March 2020, was not recognized due to oversight of facts. The bonus was paid during the financial year 31 March 2021 and was recognized in the expense annual financial statement of the said year. अब यहां पे देखना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियल कब का प्रिपेयर कर रहे हैं? 2022 का। डिस्कवर कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, और आपको क्या पता चला कि 31 मार्च 2020 में गलती हुई थी। कब गलती हुई थी? 31 मार्च 20। अब 31 मार्च 22 का अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो एक बैलेंस शीट जाएगी 31 मार्च 22, एक बैलेंस शीट कब जाएगी? 31 मार्च 21। गलती कब की हुई है? 2020। तो आपको तीसरी बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। बोलिए, आपको क्या बनानी पड़ेगी? थर्ड बैलेंस शीट। यहां पे आ गए ना, थर्ड बैलेंस शीट। क्लियर है? अब हमारे पास में ये बड़े सारे क्वेश्चन यहां पे आ गए। इन्वेंट्री की वैल्यू आप 40 करोड़ से लेकर के कितने पे आ रहे हैं? 20 करोड़। तो ये आपको अकाउंटिंग पॉलिसी लिखनी है कि हमने कैपिटल इंटेंसिव मेथड की वजह से चेंज कर दिया है, और इसकी वजह से पॉलिसी क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई और प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 20 करोड़। दूसरा कह रहा था कि आप अब से सेल्स एक्सपेंसेज का प्रोविजन नहीं बनाएंगे। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि कंपनी ने अब सोच लिया है कि वो प्रोविजन फॉर सेल्स नहीं बनाएगी, और इसकी वजह से 800 करोड़ का 1%, 8 करोड़ का उसका क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। फिर अगला कह रहा है डेप्रीशिएशन। पहले आप किस मेथड पे लगा रहे थे? स्ट्रेट लाइन। प्रोवाइड डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर स्ट्रेट लाइन। अब लगा रहे हैं आप इंस्टेड ऑफ WDB। पहले क्या लगा रहे थे? WDB। अब क्या लगाएंगे? स्ट्रेट लाइन। उसकी वजह से भी प्रॉफिट आएगा। उसके बाद में आपने इन्वेस्टमेंट पे डाउनफॉल नहीं बनाया था, तो इन्वेस्टमेंट पे आप क्या बनाएंगे? डाउनफॉल, और उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आई? यस और नो? अब इसमें यह डिसाइड करना है कि कौन सी पॉलिसी और कौन सी पॉलिसी नहीं है। तो कॉस्ट फॉर्मूला आप चेंज कर रहे हैं। आप यहां पे क्या चेंज कर रहे हैं? कॉस्ट फॉर्मूला। पहले आप किस पे लग रहे थे? वर्क कॉस्ट। अब किस पे कर रहे थे? प्राइम कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट फॉर्मूला का बदलना अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है। बोलिए, पहले आप प्रोविजन बना रहे थे, अब आप प्रोविजन नहीं बनाएंगे, तो ये भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है। हाँ या ना? डेप्रीशिएशन का मेथड बदलना ये ऑलवेज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होता है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है ही नहीं। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे तो इन्वेस्टमेंट के फेयर वैल्यू पे लेके आना ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं, किसका पार्ट होता है? एस्टिमेट्स का। लेकिन पास्ट में आपने ट्रीटमेंट नहीं किया था, इसलिए उसको एरर्स भी कहेंगे। मतलब फाइनेंशियल एसेट्स की फेयर वैल्यू बदलेगी, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, लेकिन ये आपको तो ओरिजिनली ही करना चाहिए था, आपने पहले से नहीं किया, अब किया है। तो पास्ट का जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो किस में जाएगा? एरर्स में। फिर क्वेश्चन पूछता है, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज द फॉलोइंग केस एंड एडवाइज वेदर दे रिलेट टू द प्रायर पीरियड एरर्स और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये PPI है या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। एज पर जजमेंट ऑफ द कोर्ट एन एरियर सैलरी एंड वेजेज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर 15 लाख विल बी पेड इन करेंट ईयर। At the end of the previous year, the management of the company was of the opinion that arrear of salary and wages would not be required to be paid, and accordingly no provision is made. आप पहले उसने कोई प्रोविजन नहीं बनाया क्योंकि कंपनी को लग रहा था कि कुछ पेमेंट करने की जरूरत है ही नहीं।
मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पेमेंट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, अब कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो आपको पेमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। बोलिए यस और नो, हाँ या ना। इसलिए कहता है इन द एब्सेंस ऑफ सेड अकाउंटिंग इन द प्रीवियस ईयर इट विल बी कंसीडर्ड ए मिस्टेक एंड वुड बी अकाउंटेड फॉर एज प्रायर पीरियड एरर्स। आपको ये ट्रीटमेंट पहले करनी चाहिए थी, क्यों? क्योंकि आपके पास फैक्ट्स तो अवेलेबल थे, आपका इंटरप्रिटेशन अलग था। एक्सपेंसेज 1.5 लाख ऑफ द प्रीवियस ईयर विच वर ओमिटेड, ओमिशन है तो एरर ही होगा। बोलिए ओमिशन तो एरर के अंदर ही कवर्ड है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? 10 लाख, और आप अब कितना रियलाइज कर रहे हैं? 6 लाख। तो बैड डेट्स के प्रोविजन में बदलाव ये सिर्फ क्या होता है? एस्टिमेट्स, ये एरर का पार्ट नहीं है। बात समझ में आई? तो यहां मैंने आपको स्कैनर के क्वेश्चन इसलिए कराए हैं ताकि आपको ट्रेंड पता लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्यूचर पीरियड में, ओवर द पीरियड, इस टाइप के क्वेश्चन और भी ज्यादा पूछने के चांस हैं, क्योंकि क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन रादर देन मियर प्लॉटिंग ऑफ डेटा। सिर्फ डेटा के प्लॉटिंग से बेटर है कि आप इंटरप्रिटेशन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछें। वैसे 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिकल बेस भी इस टेंडर में कराया था, जो काफी इंपॉर्टेंट था हमारे हिसाब से। इसमें तो ये जो 2 क्वेश्चन है पहले वाले दोनों, ये दोनों क्वेश्चन पहले यूएस गैप के अंदर आया हुआ है, उसको इन्होंने यहां पे मॉडिफाई करके डाला था। हमने किया था ना क्वेश्चन, हाँ। एक तो कौन सा किया था? 11 किया था। ये इन्वेंट्री में चेंज था, तो जो पिछले ईयर का चेंज था वो रिस्टेट हो गया, और उससे जो प्रायर ईयर का चेंज था वो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या हो गया? एडजस्ट, हाँ या ना। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास में सिमिलर पॉइंट्स ही था रिस्टेटमेंट का। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और इंपॉर्टेंट में भी लिखवाया था। और क्वेश्चन नंबर 14 तो उन्हीं दोनों क्वेश्चन का टोटल है, मतलब दोनों को जोड़ के एक बना दिया। बात समझ में आई? तो ये सारे प्रोविजंस आप याद रखेंगे, लेकिन ये जो मैं रिवीजन करा रहा हूं ये फिर आपके मेजर रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दिमाग में आप बात याद कैसे रख पाएंगे, उसके लिए ये आपके काम ज्यादा आएगा। मतलब आप सुनते रहेंगे तो चीजें क्या होती रहेंगी? रिमाइंड। रजिस्टर को पढ़ते रहना चाहिए टाइम टू टाइम।